नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी का बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बता दूं कि जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ साथ करंट अफेयर्स और कॉमर्स से जुड़े सवाल आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का करंट अफेयर्स में आपको बता दूं कि कल श्री रामानुजनाचार्य का जो है स्टेचू का जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अनावरण किया है। तो पंचलोहा से बनी है संत की प्रतिमा। 5 लोहा यानी 45 एकड़ में फैले हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है इस इक्वलिटी की जो स्टेचू है उन पे, तो आप उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात की जाए तो वर्चुअल इंडस्ट्री या वर्चुअल एसेट्स जो बढ़ रहे हैं लगातार, वो क्या हैं? तो सबसे पहले बता दूं कि 3 साल में वर्चुअल गेमिंग इंडस्ट्री जो है 30 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। ये बातें सामने आई है। और पिछले साल एक सप्ताह में 746 करोड़ रुपए वर्चुअल संपत्ति बिकी है। तो क्या है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि वर्चुअल संपत्ति एक्चुअली है क्या। चलिए आज की इंपॉर्टेंस की शुरुआत करते हैं। तो बता दूं सबसे पहले कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में निबंधित निवेशकों की संख्या 10 लाख हो गई है। तो बता दूं कि इसके आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार से निबंधित निवेशकों की संख्या 10 लाख हो गई है। पिछले एक वर्ष में इन निबंधित निवेशकों की संख्या में करीब 2 गुना का इजाफा हुआ है। यानी कहा जाए तो डीमेट अकाउंट, शेयर मार्केट में लोग बड़े पैमाने पर पैसा लगा रहे हैं। चाहे म्यूचुअल फंड की बात की जाए या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात की जाए, तो बड़े पैमाने पर लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इसके साथ ही बिहार देश के उन 16 राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है जहां निवेशकों की संख्या 10 लाख या उससे अधिक है। इसमें आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत जो है अन्य शामिल हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा निबंधित निवेशकों की संख्या वाले टॉप 5 राज्यों की तुलना में बिहार काफ़ी पीछे है। इनकी सबसे ज़्यादा संख्या महाराष्ट्र में 1 करोड़ 90 लाख के आसपास है। इसके बाद गुजरात में 1 करोड़, यूपी में 72 लाख, कर्नाटक में 52 लाख, तमिलनाडु में 49 लाख निबंधित निवेशकों की संख्या है। इन राज्यों की तुलना में बिहार का रैंक काफ़ी पीछे है। बता दें कि राष्ट्रीय औसत से भी अब काफ़ी पीछे है। बिहार में शेयर बाजार में निवेश से संबंधित स्थिति की तुलना राष्ट्रीय स्तर पर करें तो अब भी यह काफ़ी पीछे खड़ा है। बिल्कुल होना ही चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी आबादी बिहार में और काफ़ी कम मात्रा में लोग जो है इसमें निवेश कर रहे हैं और इसके बारे में जानकारी है। पिछले एक साल में पूरे देश भर में करीब 4 करोड़ नए डीमेट अकाउंट खुले हैं, लेकिन बिहार में महज 5 लाख ही खुले हैं। तो इस तरह से 4 करोड़ का निवेश भी जो है लाख करोड़ का भी निवेश हुआ है। नहीं चलते हैं 75 साल से अधिक उम्र के लोग रिटर्न से बचना चाहते हैं तो उठाइए ये कदम। तो केंद्र सरकार ने 75 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इस वित्त वर्ष एक बड़ी राहत दी थी। इसके मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में यदि 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को एक ही बैंक पेंशन और एफडी पर ब्याज पर से आए हैं तो उन्हें 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइनल करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इस योजना में कुछ शर्तें भी थी। आइए जानते हैं कि यह शर्तें क्या है और वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। सबसे बता दूं कि छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें: व्यक्ति की उम्र 75 साल या उससे अधिक होना चाहिए। सिर्फ एक ही बैंक में से पेंशन या एफडी पर ब्याज से प्राप्त आय होनी चाहिए। यदि वरिष्ठ नागरिकों को एक से अधिक बैंकों में से एफडी पर ब्याज से आय हो रही है तो आयकर रिटर्न फाइलिंग से छूट नहीं मिलेगी। आयकर रिटर्न से बचने की प्रक्रिया की बात की जाए तो छूट प्राप्त करने के लिए विभाग ने एक नया फॉर्म 12BBA तैयार किया है। वरिष्ठ नागरिकों को इसे अपने बैंक के पास जमा करना होगा। बैंक वरिष्ठ नागरिकों को आयकर के नियमों के आधार पर टैक्स की गणना करके उस पर टीडीएस काट जमा कर देगा और फॉर्म 16 जारी कर देगा। एक बार बैंक धारा 194P के अंतर्गत टीडीएस जमा कर देता है तो वरिष्ठ नागरिक को अक्सर कहा जाता है वरिष्ठ नागरिक को आयकर अधिनियम की धारा 139 के तहत फाइल जमा करने की जरूरत नहीं होगी। तो काफ़ी बड़ा फैसला लिया गया है, यानी समय काफ़ी कम है और आगे की ओर देखना है सभी को। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो आई होप इसमें आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो उसमें आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के बीच अंतर है क्या? डीमैट अकाउंट कहा जाता तो शेयर मार्केट में काम करने के लिए होता है। तो चलिए बता दूं कि अधिकांश लोग डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट को एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर है। असल में ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट और बैंक अकाउंट के बीच का लिंक है। यह शेयरों को डीमैट खाते से डेबिट खाते या करके भेजने की सुविधा देता है। आपके बैंक खाते में पैसे क्रेडिट करता है। इससे विपरीत शेयर खरीदने के मामले में यह डीमैट खाते में शेयर क्रेडिट करता है और बैंक खाते से पैसे डेबिट करता है। वहीं डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल प्रतिभूति जैसे किसी प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखने के लिए किया जाता है। डीमैट अकाउंट तभी आवश्यक होता है जब आप डीमैट रूप से शेयर धारक रहना चाहते हैं। यदि आप केवल वायदा या विकल्पों में ट्रेडिंग का इरादा रखते हैं तो डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। वैसे ही अगर आप आईपीओ के लिए आवेदन करते हो तो आपको आवंटन पैसा करने के लिए केवल डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। हालांकि अगर इन शेयरों को बेचने का इरादा रखते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। ये चलते हैं 12,100 करोड़ में सरकार टाटा को नीलांचल इस्पात बेचेगी। केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड यानी NINL को 12,100 करोड़ में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड को बेचने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। NINL उड़ीसा के कालिंगर में 11,00,000 कहा जाता टन की क्षमता वाला एकीकृत संयंत्र जो है लेके आएगा। कंपनी भारी घाटे में चल रही है और इसका संयंत्र 30 मार्च 2020 से बंद है। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है कि ये संयंत्र एक्चुअली है क्या। बता दूं कि सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है। यहाँ जितनी सरकारी कंपनियां हैं, भारत की कंपनियां, सबकी स्थिति बहुत ही खराब है। सभी लोग जो है कहा जाए तो डूबने की कगार पर पहुंच गए हैं। रोजगार की स्थिति बहुत ही खराब है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं न्यूज की ओर। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने अपनी पहली कॉरपोरेट आय पर टैक्स लगाने की योजना बनाई है। नई व्यवस्था अगले साल से लागू होगी। यह UAE की नीति में बड़ा बदलाव हुआ है क्योंकि टैक्स फ्री इकोनॉमी सिस्टम के चलते यह खाड़ी देश भर के कॉरपोरेट्स के लिए आकर्षक बना हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी न्यूज एजेंसी WMAM ने बताया कि वही सरकार जून 2023 से नया फेडरल रिजर्व टैक्स लेना शुरू करेगी। इसमें कुछ छूट का भी जो है प्रावधान दिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ा हुआ था जिसमें संयुक्त अरब अमीरात ने जो है पहली बार आयकर पर डायरेक्ट टैक्स लगाने की योजना बनाई है। और दूसरी ओर बात की जाए तो काफी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो इसमें बता दूं कि फैट टैक्स जो कि इंडिया में सबसे पहले केरल में शुरू हुआ था, उसी तरह से ये कॉर्पोरेट टैक्स काफी पुराना है। आज के विद्यार्थियों को जो है काफी जरूरत होती है। तो देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स के लिए आकर्षण बना हुआ संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी न्यूज एजेंसी WMAM ने बताया कि वही सरकार जून 2023 तक 9% फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स लेना शुरू कर देगी। इसमें छूट भी है। तो पहली बार देखा जाए तो ऐसा व्यवस्था हो रहा है। चलते हैं 30% आयकर के बाद 18% GST क्रिप्टो करेंसी में लगने वाली है। तो हाल ही में इस पर घोषणा भी की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी पर इनकम टैक्स लगाने से इस पर GST लगाने की संभावना भी काफी बढ़ गई है। सरकार ने क्रिप्टो को एसेट्स बनाकर 30 जून 30% आयकर लगाया है। अगर इसे सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति का दर्जा नहीं दिया जाता तो जल्द ही इसको क्रिप्टो की खरीद बिक्री पर डिजिटल एसेट जिसमें क्रिप्टो करेंसी भी शामिल है वस्तु नहीं है। यदि इसे सिक्योरिटी के दायरे में लाना जाता है तो बता दूं तो इस 18% GST लगेगा। इस पर सरकार को यह भ्रम दूर होना चाहिए।
बजट में कहा गया था कि 1 जुलाई 2022 से एक साल में 10,000 या अधिक की वर्चुअल रैली में पेमेंट पर 1% TDS लगेगा। थ्रेशोल्ड लिमिटेड विशिष्ट व्यक्तियों के लिए 50,000 सालाना देगी। न चलते हैं, इनमें से एक व्यक्ति HUF शामिल है जिनके लिए अपने खाते का हिसाब आवश्यक है। तो ये थी कुछ जानकारियां। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं और भी बहुत कुछ जानकारियों के साथ मैं हाजिर हूँगा। एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो JNU यानी विश्वविद्यालय की बात की जाए तो के कार्यवाहक कुलपति एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर DPC 65 वर्ष का हो जाने पर UGC अध्यक्ष पद से जो है गत दिसंबर को इस्तीफा दे दिया था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने पर जो झांकी के सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है। जबकि भारतीय नौसेना की मार्चिंग पास्ट की बात किया तो उसने भी काफी परफॉर्मेंस किया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की झांकी को जो 1 जुलाई को और उत्पाद और एक और विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी। इसकी स्थापना कर्नाटक के पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने पर जो है आधारित है। ये बता कि जिस झांकी को जो है जबकि तीसरा स्थान मेघालय को मिला है। तो प्रथम स्थान की बात की जाए तो UP, दूसरे स्थान की बात की जाए तो झांसी। चलते विश्वविद्यालय का हर कोर्स अब रोजगार के लिए राह दिखाएगा। पढ़े लिखे लोग और युवा वर्ग को जो है रोजगार मुहैया कराने की राह थोड़ी आसान हो सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अब उच्च शिक्षा से जुड़े सभी कोर्सों को कुछ इस तरह डिजाइन कर रहा है जिसमें डिग्री के साथ साथ क्वेश्चन का परीक्षण भी मिलेगा या उसी कोर्स या क्षेत्र से संबंधित होगा जिसमें छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट जैसे सभी स्तर के कोर्स शामिल हैं। माना जा रहा है कि नए शैक्षणिक सत्र यानी वर्ष 2022-23 से इन मांगों के अनुरूप स्नातक से लेकर प्रस्नातक स्तर पर सभी कोर्सों की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। UGC ने इस बीच नेशनल एजुकेशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन की बात किया तो क्वालिफाई करने वाले लोगों को जो है एडमिशन लेना शुरू कर दी है। यानी एक बहुत बड़ा बदलाव UGC लाने जा रहा है जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो, आसानी से जो है वो अपना जीवन जी सके। तो एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन UGC नेट के द्वारा आया था जिसको मैंने आपको बताया विस्तार से। तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। तो चलिए नेक्स्ट नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलता रहूँगा। तो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो ज़रूर देखिए मेरे बनने वाले ट्यूटोरियल्स को ताकि आपको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो चलिए नई जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, सब खैर, धन्यवाद। तो चलिए नेक्स्ट नई जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू।